नमस्कार दोस्तों, बुक बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 2 है, सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको भी पहले देखें। ये पेपर है 2002 का। आइए इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक पानी बहाता है, मतलब सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम किस नदी में है? तो वो है अमेजन, ऑप्शन ए। ये कहां पे है? तो ये दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का नदी है ये। अगर भारत में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा पानी कौन बहाता है तो वो है ब्रह्मपुत्र, अगर भारत में पूछा जाए तो। अमेजन नदी जो है ये जल प्रवाह के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे ज्यादा लंबा नदी कौन सा है? तो लंबाई में नील नदी नंबर 1 पे आता है। नील नदी ये कहां पे है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अब देखिए अमेजन का जो उद्गम होता है वो एंडीज पर्वत श्रेणी से होता है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडिरा। ये नाम आपको याद रखना है, मेडिरा, कभी भी पूछा जा सकता है। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में अवस्थित है, किस महादेश में अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका। किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। सबसे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है और तंजानिया में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम में सही है, मतलब पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो ये मुगल एम्पायर से दिया गया है। तो सबसे पहले मुगल एम्पायर में कौन आया था? बाबर आया था। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था, हुमायूं। उसके बाद कौन आया? अकबर। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया आपको जहांगीर। उसके बाद शाहजहां। उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब। तो अब देख लीजिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है और शाहजहां है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो वो था बाबर। ठीक है, सूर्य मंदिर कहां स्थित है? इजी सा क्वेश्चन है। तो ये है कोणार्क में। कोणार्क कहां है? उड़ीसा। उड़ीसा के कोणार्क में अवस्थित है सूर्य मंदिर। इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने ही किया था। इसको ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। अकबर का मकबरा कहां स्थित है? तो ये आगरा में है। आगरा का एक सिकंदरा एक जगह है, वहीं पे है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1556 से 605 ईस्वी तक। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? तो ये उस समय के हिसाब से आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा। 2002 का क्वेश्चन पेपर है ये। लेकिन अभी वर्तमान में गोलकुंडा कहां अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद कहां है अभी? हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो हैदराबाद राजधानी आपकी तेलंगाना की, तेलंगाना की। तो वो वर्तमान में गोलकुंडा तेलंगाना में अवस्थित है। देखिए गोलकुंडा का जो प्राचीन किला है वो वारंगल के हिंदू राजाओं ने बनवाया था। बाद में वारंगल के राजा ने इस किले को बहमनी सुल्तान महमूद शाह के हवाले कर दिया था। कालांतर में गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? तो कौन था ऐसा शासक? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसने दिल्ली से अपनी राजधानी को कहां ले गया था? ये देवगिरी। ठीक है, देवगिरी लेके गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसका वास्तविक नाम है मलिक फखरुद्दीन। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरित कर दिया था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। रामगुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो ये है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन बी। ये है कहां? तो यह है तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य में है रामगुंडम बांध। निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं, यानी बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो सबको पता होगा कोसी नदी। कोसी का उद्गम कहां से होता है? तो ये नेपाल में हिमालय से होता है, हिमालय पर्वत श्रेणी से। इसको शोक क्यों बोलते हैं, बिहार का अभिशाप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे जो बाढ़ आता है ना, उससे बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसको बिहार का शोक, बिहार का गम या बिहार का अभिशाप कहते हैं। आग का वलय, रिंग ऑफ फायर कहां अवस्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है, पैसिफिक ओशन में। इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में
ज्वालामुखी है, वोल्केनोस है, जो कि सक्रिय हैं, लगातार इसमें विस्फोट होते रहते हैं। ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है उज्बेकिस्तान की, ऑप्शन ए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपसे पूछा जाए तो वो है अशकाबाद, तजाकिस्तान का दुशांबे, और कजाकिस्तान का पूछ लिया जाए तो वो है अस्ताना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर चुनिए। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा सभ्यता सबसे पहले आया था और कौन बाद का सभ्यता है। तो इसमें आप पता कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो है मिस्र की सभ्यता ही आई थी। मिस्र की सभ्यता सबसे पहले नंबर 1 पे। दूसरे पे आपका आ जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, जिसको कि सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं, सुमेरियन। ठीक है। तीसरे पे आप रख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी। और चौथे पे आपका आ जाएगा यूनानी। तो आपका क्या हो जाएगा? 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 2 और 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। इसका कालक्रम लगभग 3100 ईसा पूर्व माना गया है। इसके बाद मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता। सुमेर इसका जो इस सभ्यता का बहुत बड़ा नगर था, इसलिए इसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। यह आपको 3000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तीसरा आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका कालक्रम लगभग वही 2350 से 1750 के बीच माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, कांस्युगिन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। उसके बाद आता है यूनानी सभ्यता। इसका कालक्रम 800 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो नंबर 1 पे आपका हो गया मिस्र, सेकंड पे मेसोपोटामिया, तीसरे पे सिंधु घाटी, चौथा पे यूनानी सभ्यता। मार्को पोलो किस देश का वासी था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इटली। निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर चयन कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको भी रखना है, पहले कौन उसके बाद कौन। ठीक है। सबसे पहले आपका आ जाएगा गांधी, लेनिन, माओत्से-तुंग और मार्क्स में मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद गांधी, उसके बाद आएगा लेनिन, और उसके बाद माओत्से-तुंग, माओ। तो आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3। पाइथागोरस थे। पाइथागोरस कहां के थे? तो ये यूनानी थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पाइथागोरस जो थे वो यूनान के बहुत ही फेमस दार्शनिक और गणितज्ञ थे। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं ना। तत्व यानी एलिमेंट के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे भाग को बोलते हैं हम लोग एटम, परमाणु। परमाणु यानी एटम जो है वो तत्व का सबसे छोटा भाग होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था, इसका प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो वो थे मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन, ऑप्शन बी करेक्ट है। फर्डिनेंड मैगलन जो है ये पुर्तगाल के थे। इन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था अपने समुद्री अभियान में। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सर एडमंड हिलेरी निवासी थे कहां के? तो वो निवासी थे न्यूजीलैंड के, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। माउंट एवरेस्ट पर विश्व में सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति में एडमंड हिलेरी थे, उसके साथ उसके शेरपा थे नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे। इन्होंने यह चढ़ाई 1953 में की थी। रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय जलवायु रबड़ के लिए एकदम परफेक्ट है। रबड़ के वृक्ष में क्या करते हैं? चीरा लगा देते हैं, उससे एक दूधिया रस प्राप्त होता है जिसको लेटेक्स बोलते हैं। इसी लेटेक्स से बनता है रबर। रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान माना जाता है अमेजन बेसिन को। अभी जो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, श्रीलंका इन सबके प्रमुख उत्पादक हैं। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है सेंट लॉरेंस नदी पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कनाडा और अमेरिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो सबको मालूम होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया गया था ये स्कॉटिश वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928 में किया इन्होंने। ये वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक है, वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक है। प्रश्न है, जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खाने जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी जिंक के लिए।
जिंक, इसका सिंबल क्या है, Zn। ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जावर के खाने। ये जावर के खाने हैं कहां, तो ये है राजस्थान में। राजस्थान में जावर के खाने राजस्थान में भी कहां है, तो वो उदयपुर जिले में पड़ता है। ये देश की एकमात्र खान है जिसका संचालन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगर पूछा जाए देश में जस्ते का यानी जिंक का सबसे बड़ा भंडार कहां है, तो वो राजस्थान में ही है। निम्न में से किस राज्य में जनगणना 2001 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो उस समय सबसे अधिक था तमिलनाडु में। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पूछा जाए तो यह है गोवा। गोवा में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, प्रतिशत की बात कर रहा है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, तो गोवा में अभी सर्वाधिक है। भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है, तो ये 2002 का पेपर था, तो उस समय जो है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पकड़ा जाता था, तो इसलिए ऑप्शन डी तभी सही था। लेकिन अब जो है हम करंट की बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो समुद्री मछली की अगर बात करें, सबसे ज्यादा समुद्री मछली पकड़ा जाता है वो है गुजरात, ठीक है, गुजरात में। और मीठे पानी की जो मछली है, ताजे पानी की मछली की बात करें तो ये सबसे ज्यादा पकड़ा जाता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। वर्ल्ड की बात करें तो नंबर 1 पे कौन आता है मछली उत्पादन में, चीन। दूसरे पे है भारत। राजमार्ग नंबर 8 NH8 की बात कर रहा है, निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है, तो NH8 हमारा दिल्ली टू मुंबई है। NH8 की कुल लंबाई लगभग 1428 किलोमीटर है। यह जोड़ता है भारत की राजधानी नई दिल्ली को भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई से। बंबई और थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी, तो 1853 में चलाई गई थी, लगभग सबको पता होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यह चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में, यह भी याद रखना है, डलहौजी के काल में ही बंबई से थाने चलाया गया था 1853 में, भारत की पहली रेलगाड़ी। निम्न में से भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ सबसे अधिक है, तो प्रति एकड़ उस समय 2002 का प्रश्न है, तो उस समय महाराष्ट्र टॉप पे था। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्रति एकड़ की बात करें तो प्रति एकड़ में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। तमिलनाडु गन्ने के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। और सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है, सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। प्रति एकड़ में तमिलनाडु और ओवरऑल यूपी। प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां है, तो यह है पेरंबूर में। कहां, तो तमिलनाडु में अवस्थित है। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी और प्रमुख कोच निर्माण फैक्ट्री है। वंदे भारत का भी निर्माण किया गया है यहीं पे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल कहां स्थित है, देखिए इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली में। साथ ही इसकी कई प्रमुख शाखाएं हैं जो कि अवस्थित है भोपाल, हरिद्वार, त्रिची, हैदराबाद, इन सब जगह पर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद। भेल की जो स्थापना की गई थी 1964 में की गई थी। मुख्यालय तो पता है न्यू दिल्ली। निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, ऑप्शन सी। वर्तमान में जो है कोयला उत्पादन में पहले 3 राज्य जो हैं वो है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सतलज। हमारे देश में कोयला जो है लगभग जो है गोंडवाना शैलों में मिलता है, 98% गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। बाद बाकी जो 2% है वो टर्शियरी युगीन चट्टानों में मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कोयला सुगमता से मिलता है, जैसे कि दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी नदी घाटी, ब्राह्मणी नदी घाटी, वर्धा गोदावरी नदी घाटी, कोयल पेंच नदी घाटी, ठीक है। निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है, आर्टिफिशियल झील कौन सी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जयसमंद झील। ये है कहां, तो ये है राजस्थान के उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में। जयसमंद झील जो है ये दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और जो जयसमंद झील है इसका निर्माण जो है राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो सबसे लंबी सहायक नदी है उसकी चेनाब। चेनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से।
यहां पे चंद्र और भागा नाम की 2 नदियां आती है और चेनाब के रूप में बहने लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है, यानी विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है ये? अरावली, नाम तो सुना होगा, अरावली पर्वत श्रेणी वर्ल्ड की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। अरावली श्रेणी जो है प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये जो है विस्तृत है गुजरात से दिल्ली तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो वो है गुड फ्राइडे, ऑप्शन बी। ईसा मसीह जो है वो ईसाई धर्म के क्या है? प्रवर्तक हैं। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो वो अपने भारत में हुआ है। पहले इसको चतुरंग बोलते थे। शतरंज का उल्लेख महाकाव्य महाभारत में भी किया गया है। सलमान रुश्दी का जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म हुआ था मुंबई में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही फेमस उपन्यासकार है, नोवेलिस्ट है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है मिडनाइट चिल्ड्रन। इसके लिए इसको मैन बुकर अवार्ड भी मिल गया था। एक और बहुत ही फेमस है द सैटनिक वर्सेस। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज उन्होंने लिखा था 1909 ईस्वी में। इसके अलावा हरिजन भी लिखा है और इंडियन ओपिनियन भी लिखा है। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर, इसको श्री रंगनाथ मंदिर भी कहते हैं। श्री रंगनाथ मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर भी कहते हैं। भारत के किस नगर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कहां है? यह है तमिलनाडु में। श्री रंगास्वामी मंदिर जो है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में दिया जा सकता है? शेयर कितने लोगों को, एक पुरस्कार कितने लोगों के बीच में शेयर किया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 से अधिक लोगों के बीच शेयर नहीं किया जा सकता है एक पुरस्कार को। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह शुरू किया गया था 1901 ईस्वी में और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि है शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? सबसे पहले कौन सी घटी है? उपनिषदों की रचना, अर्थशास्त्र की रचना, बुद्ध का पारंपरिक निर्वाण तिथि या अशोक का शासनकाल? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपनिषदों की रचना सबसे पहले हुई है। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और गद्दी पर बैठे 322 ईस्वी पूर्व में। उनका एक युद्ध हुआ था सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ, जो कि हुआ था 305 ईस्वी पूर्व में, जो कि बहुत ही फेमस है। प्रश्न है शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? मतलब शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की और 185 ईस्वी पूर्व में शुंग राजवंश की स्थापना की। इसलिए अपनी राजधानी कहां रखी? तो विदिशा में। और एक बात और, भरूच स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है उसका निर्माण करवाया था। शुंग वंश के अंतिम राजा थे देवभूति। प्रश्न है शक काल कब आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है 78 ईस्वी से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। शक काल का प्रारंभ कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क एक था, तो सही आंसर आपको पता होगा, पिछले प्रश्न में आप देख चुके हैं, वो कुषाण वंश के शासक थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। इनकी पहली राजधानी थी पुरुषपुर, जिसको अभी पेशावर कहते हैं, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। अगर आपसे कुषाण वंश का संस्थापक पूछ लिया जाए तो वो थे कुजुल कड़फिसेस। कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जो कि कहां पे आयोजित किया गया था? कुंडलवन, कश्मीर में। गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? देखिए, वैसे तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इसके संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं, जिनका कार्यकाल था 240 से 280 ईस्वी। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक अगर बोले, वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य का, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम थे इसके वास्तविक संस्थापक, जो कि श्रीगुप्त के पोते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसी के बाद जो है गुप्त साम्राज्य की वास्तविक स्थापना मानी जाती है। इसलिए यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट मानकर चलेंगे, 320 ईस्वी। तो ध्यान में रखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे।
गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था 1469 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। कहां पे? तो रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि अब कहा जाता है ननकाना साहिब। अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम था कालूराम और माता का नाम था तृप्ता देवी। गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में करतारपुर में। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें होगा ऑप्शन डी, बीजापुर में आदिल शाह राज्य। ठीक है, बीजापुर में आदिल शाह राजवंश की स्थापना जो है 1489 में हुई थी। ठीक है, जो कि किया गया था यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। उसके बाद हुआ था अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना, ये वाला। ठीक है, ये हुआ था 1490 में। उसके बाद पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा हुआ था 1510 ईस्वी में। ये वाला आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये बराबर एग्जाम में आपको मिलेगा। कुतुब शाह का गोलकुंडा राज, इसकी स्थापना हुई थी 1512 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह। एक बात और याद रखिएगा, अहमदनगर में जो निजाम शाही वंश की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक थे मलिक अहमद। मलिक अहमद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो किनके बीच हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का पहला युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था पानीपत के मैदान में। ठीक है, पानीपत का मैदान अभी वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। इसमें इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान मारा गया था। इब्राहिम लोदी जो है मध्यकालीन शासक, पहला मध्यकालीन शासक था जो कि युद्ध स्थल पे मारा गया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन बाबर। हेमू को किसने हराया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर ने। पानीपत की पहली लड़ाई हमने देखा, पानीपत की दूसरी लड़ाई देखते हैं। यह हुआ था 1556 ईस्वी को, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में देखा जाए तो अकबर मात्र 14 साल का था, तो वास्तविक रूप में उसने युद्ध नहीं लड़ा था। उसके जगह पर बैरम खां, जो कि अकबर का संरक्षक था, उसी ने युद्ध में अपनी विशेष भूमिका निभाई थी और युद्ध जीता था। खालसा की स्थापना किसने की? मतलब खालसा पंथ की नींव किसने रखी? तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया था। गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु थे। ठीक है, पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। इनका जन्म पटना में हुआ था, बिहार में। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा है और लोगों को प्रोत्साहित किया था कि अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़े। नादिर शाह किस देश का वासी था? तो ये ईरान का वासी था। ईरान को पहले क्या बोला जाता था? फारस। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। आपको अगर ऑप्शन में ईरान दे दिया जाए तो आप ईरान पे टिक करेंगे। नादिर शाह जो कि ईरान या फारस का निवासी था, उसने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत में। उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इससे हार गया था। जाते जाते मोहम्मद शाह से ये कोहिनूर हीरा भी छीन कर ले गया था और तख्ते ताउस भी ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। दिन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दिन ए इलाही जो एक धर्म चलाया गया था बादशाह अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। ये क्या था? एक एकश्वरवाद पर आधारित धर्म था। इसका प्रधान पुरोहित जो था वो अबुल फजल था, जबकि इसको स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक जो है वो बीरबल ही था। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं होगा। सारे मौलिक अधिकार हैं, इसमें सारे जो हैं ये मौलिक अधिकार हैं। जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता था, लेकिन अब ये भी एक मौलिक अधिकार है। इसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसमें अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है।
तो आम भाईचारे की भावना को उजागर करना है, राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। संस्कार, वैज्ञानिक संस्कार जैसा कोई शब्द उसमें मौलिक कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया है, इसलिए यही नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। भारत की समृद्ध विरासत की संरक्षण करना यह भी है। मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1776 में, उसके द्वारा अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य को जोड़े गए। उस समय जो है 10 मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया था, लेकिन अब जो है टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे पास, जो कि 11वां है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर है? तो वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, सबका प्रधान सेनापति होते हैं वो। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में। ये पुराना वाला पार्लियामेंट की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो नया संसद भवन बना है, नया पार्लियामेंट बना है, नया संसद भवन, उसका उद्घाटन कब किया गया? तो उसका उद्घाटन 2023 ईस्वी में किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। भारत की जो पार्लियामेंट थी उसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था 1927 में नई दिल्ली में। ठीक है, इस भवन का जो डिजाइनर थे, जो वास्तुकार थे, वो थे सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लेकिन अब जो है भारत का नया संसद भवन बनाया गया है, उसको किस परियोजना के तहत विकसित किया गया? तो उसका नाम है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। यह परियोजना किसके द्वारा पूरा किया गया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। मतलब नए संसद भवन का निर्माण टाटा ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन किया। प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? देखिए, राज्यसभा में मैक्सिमम जो नंबर हो सकते हैं सीट्स के, तो 250 हो सकते हैं। इसमें 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, मनोनीत। ठीक है, तो बचे कितने? तो 238 ये निर्वाचित होते हैं। इतने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। इसमें आपका 12 हो गया मनोनीत, तो बचे कितने? 233 निर्वाचित हो सकते हैं। तो यहां अगर 233 होता तो हम 233 को टिक करते, लेकिन यहां ऑप्शन में हमको 238 मिल रहा है, तो यही टिक करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संसद में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 552। देखिए, मूल संविधान में की अगर बात करें तो मूल संविधान में 500 नंबर ये डिसाइड किया गया था, लोकसभा का 500 सीट। ठीक है, लेकिन बाद में संशोधन किया गया, इसको बढ़ाकर कर दिया गया 552। अभी वर्तमान में 552 मैक्सिमम हो सकता है सदस्य। लेकिन वर्तमान में भी लोकसभा की कितनी सदस्य संख्या है? वर्तमान में अगर देखें तो ये है 545। ठीक है, मैक्सिमम 552 हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में 545 है। मूल संविधान की बात करें तो सिर्फ 500 ही थे। एक फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में, इसके द्वारा जो राष्ट्रपति 2 आंग्ल इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि को मनोनीत करते थे, उसको खत्म कर दिया गया। अब आंग्ल भारतीय समुदाय के कोई भी प्रतिनिधि यहां पे मनोनीत नहीं होंगे। प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो है, इनका उपबंध किया गया है अनुच्छेद 76 में। इनकी नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी 1951 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग जो है, इसका गठन किया गया था 15 अप्रैल 1950 को। उसके बाद इन्होंने योजना बनाना शुरू किया, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। एक बात और आपको ध्यान रखना कि पहली पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी, यह पूछा जाता है बराबर। तो हेराल्ड डोमर मॉडल, ये ध्यान में रखना है। इस योजना में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय संसद। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उसके क्षेत्राधिकार, उसके वेतन,
इन सब को निश्चित करने का अधिकार जो है भारतीय संसद को दिया गया है। वर्तमान में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में वो है 34 मुख्य न्यायाधीश सहित। निम्न में से कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी मंगोलिया। प्रश्न है महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है? तो ये टोटल 6 राज्यों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य से कुल 6 राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर पश्चिम में गुजरात है, उसके बाद उत्तर में मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटक से है, फिर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से भी सीमा लगता है और गोवा से लगता है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ये सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होता क्या है? जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो दूरी, चाल, समय, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो अदिश हो गया। जैसे द्रव्यमान, चाल, समय, दूरी, ऊर्जा। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसे क्वांटिटीज जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो सदिश कहलाती है। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण। प्रश्न है कि त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन देख रहे हैं, तो पिंड का वेग एक समान होता है, पिंड की चाल सतत बदलती रहती है, या तो यहाँ पे वेग लिख सकते हैं। पिंड का वेग सतत बदलता रहता है, पिंड का वेग सतत घटता रहता है, पिंड का वेग सतत बढ़ता रहता है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ त्वरण का बात कर रहा है, तो पिंड का वेग जो है सतत रूप से बदलता रहता है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसको मंदन बोला जाता है। ठीक है। प्रश्न है कि पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड है और त्वरण 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 सेकेंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? देखिए आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक सूत्र है v = u + at। यहां पे v क्या है? v है अंतिम वेग, v है अंतिम वेग। उसके बाद u क्या है? ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। a क्या है? तो एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, और t क्या है? तो ये समय है। ठीक है। तो यहां पे हमको v पूछा जा रहा है कि क्या होगा। u दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, तो पुट कीजिए मान को, 2 लिख दिए। त्वरण कितना है? तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 10। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 7 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रश्न है कि स्थिर स्थिति में गति करने पर वस्तु का 4 सेकेंड में वेग 2 मीटर पर सेकेंड होता है। वस्तु 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? यहां हमें s फाइंड आउट करना है। s क्या होता है? अब देखिए यहां पे स्थिर स्थिति है, तो मतलब प्रारंभिक वेग u कितना हो गया? 0। v कितना हो गया? तो 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? t, तो 4 सेकेंड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला देखा था, v = u + at। ठीक है। तो हमें a निकालना है, तो v का मान हमें पता है 2, u का मान 0, a हमें निकालना है, t का मान कितना है? 4। तो इससे आप a निकालिए, a कितना हो गया? a हो गया आपका 2/4 यानी हाफ। ठीक है, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है s = ut + हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे आप पुट करेंगे सारा मान, तो आपका s निकल जाएगा। u कितना है? तो 0 है, t का मान 4 है, हाफ a का मान कितना है? तो हाफ निकला है हमें यहाँ पे, उसको t का मान 4 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। सॉल्व करने पर कितना निकलेगा? 4। तो 4 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या है? तो सही समीकरण हो जाएगा ऑप्शन ए। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला देखा था, v = u + at। इसी से इस फॉर्मूला को डिराइव किया गया है। सही आंसर ए। प्रश्न है कि चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा का तात्पर्य क्या है? देखिए यहां पे स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, आपको मीटर पर सेकेंड में इसको निकालना है। तो आपको करना क्या है? जो भी आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, उसको गुना कर दीजिए 5/18 से। ठीक है, कितना निकल जाएगा? निकल जाएगा, इसको 6 हो गया, 6 × 5 यानी 30। तो 30 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ रहे और आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना हो, तो 18/5 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है।
प्रश्न है, यदि 5 सेकंड में वस्तु का संवेग बढ़कर 40 केजी पर मीटर पर सेकंड हो जाता है तो इसमें कितना बल लगाने की जरूरत है। देखिए बल क्या होता है, बल होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहां संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 40 माइनस 0 से 40 पहुंच रहा है कितने सेकंड में, तो 5 सेकंड में। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 8 न्यूटन आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है। मतलब संवेग बट्टे वेग, इसका मतलब क्या है, कौन सी भौतिक राशि निकलेगी। देखिए हम लोग संवेग के बारे में जानते हैं, संवेग को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको दर्शाया जाता है द्रव्यमान गुना वेग से, मतलब P इज इक्वल टू होता है mv, P इज इक्वल टू mv। तो अब देखिए P बाय v, यहां अगर हम m निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा, P बाय v। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द्रव्यमान, मास। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किस राज्य का है, तो वो होगा आपका बिहार, ऑप्शन ए। लेकिन देखिए जब यह क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में, तो उस समय 2001 के जनगणना के अनुसार पूछा गया था। तो अगर आपको 2001 के जनगणना के अनुसार देखना है, 2001 के जनगणना के अनुसार, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। लेकिन वर्तमान में जो है 2011 का जनगणना के अनुसार पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से बिहार है। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का, जो कि है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल, जो कि है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे पे केरल और चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, तो वो 8% है। लगभग कितना था, 8.07% था। 2011 के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो अभी कितना है वर्तमान में, 8.66%, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 921। लेकिन अभी जो है वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है लिंगानुपात, 918। मतलब क्या हुआ है, घटा है, घट चुका है। लिंगानुपात मतलब क्या होता है कि 918 महिलाएं हैं 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर। यानी 2001 की जनगणना में बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर 921 महिलाएं थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात घटकर 918 हो गया, 921 से 918 हो गया है। प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर थी 47.53%, यानी 48% सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो अभी साक्षरता दर वर्तमान में कितनी है, 61.8%। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मतलब 2001 में जो है 27.8% आबादी जो है नगरीय भाग में रहती थी। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो अभी कितना है, तो 31.16, मतलब 31.16% आबादी अभी भारत की नगरीय जनसंख्या है। निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका K2, काराकोरम 2, या इसको और किस नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन इस नाम से भी जानते हैं इसको। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी सबको पता है एवरेस्ट है, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी विश्व की। K2 जो है ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी में है स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, लेकिन ये जो है अभी POK में, ठीक है। अभी भारत में जो वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो है कंचनजंगा,
कंचनजंगा। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर इस डायरेक्शन में बहती है? तो वो नदी है लीना। ये है कहां पे? तो ये है रूस में, रूस की नदी है। लीना नदी का उद्गम क्या है? तो बैकाल पर्वत है। और मुहाना कहां बनाती है? तो लेप्टेव सागर में। बैकाल पर्वत से निकलकर लेप्टेव सागर में गिर जाती है। निम्न में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील सबको मालूम है, बैकाल झील है। ये भी कहां है? रूस में ही है। बैकाल झील जो है ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 1642 मीटर है। फीट में देखें तो 5387 फीट। ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। ऑप्शन में दिए गए अन्य झीलों को भी देखते चलते हैं, जैसे बाल्कस झील, ये कहां है? तो ये कजाकिस्तान में है। टांगानिका और विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित झीलें हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, इसको ध्यान में रखिएगा। और विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। वर्ल्ड में अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो वो है सुपीरियर झील। प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है? यानी बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलती है? तो सही आंसर है पहला नियम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर यही पूछ लिया जाए कि फॉर्मूला जो है, जो कि होता है F = ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला किस गति नियम से मिलता है? तो ये सेकंड गति नियम से मिलता है। सेकंड नियम से, न्यूटन के सेकंड नियम से मिलता है। न्यूटन के गति का पहला नियम जो है बल को परिभाषित करता है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है, अगर गति की अवस्था में है तो वो गति में ही रहना चाहती है। उसकी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया गया हो। इसी प्रवृत्ति को बोलते हैं जड़त्व, इनर्शिया, और इस नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का गति का पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। प्रश्न है, 2 न्यूटन का बल 2 किलोग्राम पदार्थ पर लगाने से जो त्वरण मिलता है उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि 2 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम पदार्थ पर लगाया जाए? यहां 2 कंडीशन दिया गया है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। इन दोनों में हम त्वरण निकालते हैं। तो हम जानते हैं F = क्या होता है? ma। तो यहां पे हम A1 निकालेंगे, पहला त्वरण, तो F1/ma। F1 यहां पे कितना दिया हुआ है? 2 न्यूटन दिया हुआ है, और m कितना दिया हुआ है? मास 2। तो कितना निकल गया? पहला त्वरण कितना निकला? 1 मीटर/सेकंड²। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, यहां पे A2 निकालते हैं हम। तो F1 कितना दिया हुआ है? F2 कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आपको 2 न्यूटन, और M2 कितना दिया हुआ है? तो ये 4 दिया हुआ है। तो कितना हो गया? A2 = ½ मीटर/सेकंड²। ठीक है। तो ये इसका कितना है? तो ये इसका 2 गुना है। ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, 2 गुना। पूछा जा रहा है, गुरुत्वाधीन नियत ऊंचाई से मुक्त रूप से पतन करने वाला पिंड जो दूरी तय करता है वो किस पर निर्भर होता है? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, S = ½ GT²। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि वो जो पिंड दूरी तय कर रहा है वो किस पर निर्भर है? यहां पे G पर निर्भर है, यानी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर है, और T यानी टाइम के स्क्वायर पर निर्भर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समय के वर्ग पर डिपेंड करता है। आसान सा प्रश्न है, कार्य की इकाई क्या है? वर्क की यूनिट पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी, जूल। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, जिसको जूल भी कहते हैं। प्रश्न है, 2 पदार्थ A और B के द्रव्यमान समान है और उनका वेग जो है दिया हुआ है 2v और 5v, यानी A का है 2v और B का है 5v। पदार्थ A और B का गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा हम जानते हैं क्या होता है? ½ mv²। यहां पे हमें पदार्थ A और B दोनों के गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। तो A का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? ½ m। m देखिए दोनों का समान है, द्रव्यमान समान है। v क्या हो जाएगा इसका? v दिया हुआ है 2v, तो 2v²। और B का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? ½ m, इसका भी द्रव्यमान है, सेम ही है, तो m ही लिखेंगे। और इसका वेग क्या है? तो 5v है, तो 5v²। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये दोनों कट गया, सेम है। इसके बाद हो गया 4v², 25v², v कट गया बाय 4/25, यही अनुपात है, 4:25। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
प्रश्न है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है? तो ये होता है ऑप्शन डी सही है, 0.24 कैलोरी के बराबर है 1 जूल। देखिए कैलोरी होता क्या है, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं कैलोरी। तो 4.186 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। पूछा जा रहा है कि -40 डिग्री सेल्सियस जो है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा -40 डिग्री। देखिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना, याद रखना है। वैसे अगर आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला है C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। इस पे आपको अगर C का मान दिया हुआ है, F पूछ रहा है तो वो निकाल सकते हैं, या F का मान दिया हुआ है C पूछ रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे रख के तो आपको -40 आएगा। ये आपको याद ही रखना कि एक ऐसा तापमान है -40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ये दोनों यूनिट में सेम होता है -40। खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, टेलीस्कोप हम लोग यूज करते हैं खगोलीय पिंडों को देखने के लिए। खगोलीय पिंड को देखने के लिए क्या करते हैं? टेलीस्कोप यूज करते हैं, और उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं, खगोलीय दूरबीन का। खगोलीय दूरबीन का जो आविष्कार किया था उनका नाम था हंस लिप्रेशी 1608 ईस्वी में। हालांकि बाद में गैलीलियो ने इसी लिप्रेशी के दूरबीन को थोड़ा मॉडिफाइड किया और उसको खगोल विज्ञान के लिए बेहतर बनाया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है, तीव्रता की इकाई क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ये एक सदिश राशि है। ऑप्शन में इसके जो मात्रक के बारे में पूछा जाएगा तो डिफरेंट आपको आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो उसको आपको तीनों को याद रखना है, न्यूटन बाय एम्पियर मीटर, या वेबर बाय मीटर स्क्वायर, या टेस्ला। इन तीनों में से एक दिया हुआ रहेगा, आपको तीनों याद रखिएगा, तीनों इसी का मात्रक है। 1 माइक्रो एम्पियर प्रवाह का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 1 एम्पियर विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है? ये होता है प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। मतलब 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड प्रवाह होते हैं। तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा था 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है 10⁻⁶। अब इसको 10⁻⁶ के यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर निकल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है फैराडे, माइकल फैराडे, ऑप्शन डी। कितना कैरेट शुद्ध सोना कहलाता है? तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। लेकिन 24 कैरेट के गोल्ड का हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता किसमें होती है? तो सोना में। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट इसके अयस्क भी हैं, इनका भी नाम याद रखिए। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रदरफोर्ड। प्रश्न है Al1327 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 283। इसको निकालते कैसे हैं? यहां पे जो Al एल्यूमिनियम दिया हुआ है 1327, ये 27 है इसका परमाणु भार, और ये 13 जो है इसकी परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या का उपयोग करके ही हम इसका इलेक्ट्रॉन संरचना निकालते हैं। इसी परमाणु संख्या के आधार पर कक्षाओं और उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं। देखिए कक्षा क्या होता है? कक्षा बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट। और उपकक्षा होता है, उपकक्षा बोलते हैं ये सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट बोलते हैं या सब सेल बोलते हैं, सब सेल। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं वो डिसाइड करता है कक्षा और उपकक्षा। कक्षा जो है जैसे K, L, M, N ये सब कक्षा है, और उपकक्षा हुआ S, SP, SP, D, उसके बाद S, P, D, F,
ये सब होता है। इस कक्षा में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल कक्षा में 2 और 6 यानी टोटल 8 रह सकते हैं। एम कक्षा में 2, 6 और 10 यानी टोटल 18 रह सकते हैं। और एन कक्षा में 2, 6, 10 और 14 मतलब टोटल कितने 32 रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कक्षा में इसको वितरित किया जाता है। प्रश्न है यदि किसी परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी होगी, क्या होगी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, अगर किसी परमाणु की कोई कक्षा उसकी बाहरी कक्षा हो तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्षार है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लिथियम। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में रखा गया है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है और लिथियम है, ये सब क्षार धातु है। प्रश्न है फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इक्वेशन देख लेते हैं, 2FeSO4 इसको हीट करते हैं, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये किस में विघटित हो जाता है, Fe2O3 मतलब क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये क्या था, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट था, ये किसमें विघटित हो गया, फेरिक ऑक्साइड में, और SO2 और SO3 इससे निकला। SO2 क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, और ये क्या हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ठीक है, फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर Fe2O3 मिलता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है? यहां सोडियम आयन पूछा जा रहा है, यानी Na+। हम देखिए Na हम जानते हैं 1123 होता है, मतलब परमाणु संख्या इसका कितना है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखते हैं Na का, तो क्या हो जाएगा, Na का इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगा आपको 281। यहां Na+ का पूछा जा रहा है, मतलब सोडियम आयन का पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 28। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न है तत्व X के परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर सूत्र क्या होगा? तो देखिए ये तत्व क्या है, X है, इसके 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन से क्या कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XH4, ऑप्शन डी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अनुरचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं, मतलब सहसंयोजी बंधन कौन बना रहा है, यह पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, H2O। जल हमारा क्या करता है, सहसंयोजी बंधन बनाता है। प्रश्न है 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.023 इंटू 10⁻21। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16, O8 16 लिखते हैं ना। 8 जो है क्या है, ये परमाणु संख्या है, और 16 क्या है, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 6.023 इंटू 10⁻23। अब 1 ग्राम ऑक्सीजन में, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में ये हो गया, और यही अब 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में पूछा जा रहा है। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आंसर मिल जाएगा 0.23 इंटू 10⁻21। प्रश्न है पानी का अनुभार क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 AMU। देखिए पानी मतलब क्या, H2O। पानी का अनुभार कितना हो गया, 2 गुना हाइड्रोजन का अनुभार, हाइड्रोजन का अनुभार प्लस 1 गुना ऑक्सीजन का अनुभार। ठीक है, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 1, तो अनुभार इसका 1 हुआ, और ऑक्सीजन का आप जानते हैं 8 16, तो ऑक्सीजन का कितना है 16, 1 गुना 16, तो कितना हो गया 2 + 16 मतलब 18। सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न है कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6,
C6H12 पढ़ा होगा आपने। तो 6 इसका परमाणु संख्या है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, कितना हो जाएगा 2 और 4। तो आखिरी कक्षा में कितना परमाणु है 4, तो संयोजकता कितनी होगी 4। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न है कौन ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, मतलब ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है, ड्राई आइस। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं ड्राई आइस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ड्राई आइस कहते हैं। ये जो है ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, मतलब सब्लिमेशन प्रदर्शित करता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी ब्यूटेन। इसमें क्या होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। देखिए एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसमें पाया जाता है प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये हमारे घरों में रसोई में प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए। लेकिन ये क्या है, एक गंधहीन गैस है, इसमें कोई गंध ही नहीं है। तो अगर ये गंधहीन रूप में ही हमें दिया जाए तो कहीं लीक हो गया तो दुर्घटना हो सकती है, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस गैस में जो है मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टेन। ये दुर्गंध युक्त होता है, जैसे ही लीक होता है हमें पता चल जाता है। प्रश्न है O816, O817, O818 को कहते क्या है, तो इसको कहते हैं समस्थानिक, मतलब आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। अब इसको आइसोटॉप्स क्यों कहते हैं, देखिए समस्थानिक होता क्या है। सबसे पहले देखिए 0816 है यहां पे, तो ये 8 क्या है, ये परमाणु संख्या है, ये क्या है परमाणु संख्या है। और ये क्या है, ये द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो जिन तत्वों का परमाणु संख्या सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ये अलग हो लेकिन ये समान हो, तो उसको बोलेंगे आइसोटॉप्स। इसमें देखिए परमाणु संख्या 8 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 16, 17 और 18 क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए ये क्या है समस्थानिक है। देखिए यहां पे तो हमने ऑक्सीजन के समस्थानिक देखे, हाइड्रोजन के भी समस्थानिक होते हैं, वो होते हैं टोटल 3, जिसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम क्या होता है H11 यानी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटेरियम परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान संख्या 2, ट्राइटियम परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान संख्या 3, यानी परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। ये तो तत्व दिए गए हैं, इनको पूछा जा रहा है कि इनको क्या कहते हैं। हमने अभी समस्थानिक देखा था, आइसोटॉप्स देखे थे। अब ये क्या है, ये समस्थानिक तो है नहीं, क्योंकि यहाँ के द्रव्यमान भी अलग अलग है और परमाणु संख्या भी अलग अलग है। ये एक्चुअली है सम न्यूट्रॉनिक, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है। अब देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 86 माइनस 36 कितना हो जाएगा 50 न्यूट्रॉन है, इसमें 50 न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इसमें भी 87 है, तो 87 माइनस 37 कितना न्यूट्रॉन है 50। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है, तो न्यूक्लियॉन क्या होता है, न्यूक्लियॉन है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो नाभिक में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन बी ऋणात्मक। देखिए अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो है ये पॉजिटिव होता है, बीटा जो है ये नेगेटिव होता है और गामा उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। इसकी खोज किसने की थी, इसको खोजा था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। यह प्रश्न दिया हुआ है cos स्क्वायर 49 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा का मान क्या है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए
cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 41 डिग्री। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मतलब साइन स्क्वायर 41 डिग्री है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो थीटा का मान कितना हो गया 41 डिग्री। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सत्य है, मतलब किसके बराबर है, तो ऑप्शन सी सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है x निकालना है हमें, तो x निकालने के लिए इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। इसमें देखिए 4x स्क्वायर प्लस 1 5x स्क्वायर माइनस 1, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा प्लस माइनस 3। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। इस प्रश्न में संख्याएं दी हुई है, इसका गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b इक्वल टू रूट ए सी। अब देखिए यहाँ पे a ये दिया हुआ है, c ये दिया हुआ है, b निकालना है। तो इसको आप इसमें रखिए, मान पुट कीजिए, आंसर निकल जाएगा 98/81 इंटू 225/32। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर निकलेगा 35/12। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न दिया हुआ है यदि cos 60 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा कितना है। इसका मान निकालने के लिए एक चार्ट है, उसको ध्यान में रखिएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए ये चार्ट है, इसका मान आप याद रखिएगा, एटलीस्ट साइन का मान याद रखिए, सारा मान आपको याद रह जाएगा। साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, उसके बाद 30 डिग्री हाफ, उसके बाद 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। अब इसी को पलट कर आप लिख दीजिए, यहां पे कॉस निकल जाएगा, और 10 क्या होता है साइन बाय कॉस, तो अब 10 का मान भी पता कर सकते हैं। अब हम यहां से इसमें मान पुट करेंगे, cos 60 कितना होता है तो वो हाफ होता है, और sin 30 कितना होता है तो वो भी हाफ होता है। यहां मान पुट कीजिए, आंसर निकल जाएगा। थीटा कितना है 45 डिग्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45 डिग्री। प्रश्न है सजावटी पौधा है, सजावटी पौधा कौन सा है, तो ऑप्शन डी कैक्टस। कैक्टस जो है एक मरुस्थलीय पौधा है, इसमें पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए शूल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पत्तियां कांटा बन जाती है। औषधीय पौधा कौन सा है, तो औषधीय पौधा सबको पता है नीम है। नीम जो है भारतीय मूल का एक पर्णपाती औषधीय वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम जो है वो है अजादीरास्टा इंडिका, अजादीरास्टा इंडिका। इसका उपयोग जो है बहुत सारे चीजों में होता है, जैसे चर्म रोगों में, घाव के निवारण में, दांत और मसूड़े इससे बहुत स्वस्थ रहती है। आसान सा प्रश्न है, खाद्य उत्पादक पौधे हैं, इसमें खाद्य उत्पादक कौन सा है, मक्का है, मकई, मेज। मक्का उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे आता है कर्नाटक, जो कि लगभग 15% उत्पादन में योगदान देता है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम का जो खोज किया था वो पैलाडे ने किया था 1955 में। कोशिका में सूत्र कणिका का कार्य क्या है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो ये ऊर्जा पैदा करना। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, ये जो है ऊर्जा एटीपी के रूप में निकालता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न में देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पूछा जा रहा है योग क्या होगा मूलों का, तो मूलों का योग क्या होता है, ये होता है -b/a। मूलों का अगर गुणनफल आपसे पूछ लिया जाए तो वो होता है c/a। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है जिसकी त्रिज्या r हो तो ऐसे अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3πr²। देखिए कुछ फॉर्मूला आप याद रखिएगा, गोला और अर्धगोला का आयतन और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बार बार दिया जाता है। तो गोला का जो होता है, गोला का क्षेत्रफल गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3πr³। वहीं अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला उसका आयतन हो जाता है 2/3πr³। अब गोला का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो वो होता है 4πr²। और अर्धगोला में दो कंडीशन हो जाता है, अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हो जाता है 3πr²। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 2πr²। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे।
यहां आपसे पूछा जा रहा है थीटा का मान, तो फिर आपको वही चार्ट याद रखना है और वहां पे ना मान पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं 2 cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है। तो मान हम पुट करते हैं इस चार्ट से लेके। cos 30 डिग्री का मान कितना है, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो यहाँ हमने √3/2 डाल दिया है। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो हाफ 1/2, यहाँ 1/2 डाल दिया है और थीटा निकल जाएगा इसका। थीटा का मान 60 डिग्री निकलता है सॉल्व करने पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी 60 डिग्री। प्रश्न है अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है, तो ये है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलाइट। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 100 ईस्वी के दौरान किनके पास लोहे का रथ था, तो ये हम भारतीयों के पास ही था, ऑप्शन बी सही आंसर है, भारतीय। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की थी, तो राइट ब्रदर्स ने की थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हवाई जहाज का आविष्कार जो है सबसे पहले अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने किया था, जिनका नाम था विल्बर राइट और ओरिविल राइट। अंतरिक्ष युग की शुरुआत किसके खोज के साथ हुई, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रॉकेट। रॉकेट बना है तब तो हम अंतरिक्ष पे जा रहे हैं। प्रश्न है निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, तो ये होती है अंडवाहिनी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। प्रश्न है मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए 31 जोड़ी। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो इसको कहा जाता है न्यूरॉन्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। न्यूरॉन्स का काम क्या है, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और उसका विश्लेषण। परवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का संचालन केंद्र कहां है, इसका संचालन केंद्र होता है मेरुदंड में। निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी आलू। आलू क्या है, एक तना ही है, आलू एक तना है, इसको जड़ समझने की गलती ना कीजिए। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, तो यह करता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। यह क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, चयनात्मक झिल्ली होता है। यहां आप देख सकते हैं ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है, तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये मिलता है कोशिका द्रव में उपस्थित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जिसको हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। यहां देखिए ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी में जो छोटे छोटे डॉटेड संरचना दिख रहे हैं ना, यही है राइबोसोम, यही प्रोटीन का उत्पादन करता है। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। जैसे राइबोसोम को क्या बोलते हैं, उपनाम दिए गए हैं स्पेशली इसमें। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, उसके बाद रसधानियों को बोलते हैं संग्राहक थैली। कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं कोशिका का द्वारपाल, गेटकीपर ऑफ द सेल। केंद्रक जो होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल सेंटर, ब्रेन है ये कोशिका का। उसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम पाए जाते हैं, इसको बोला जाता है कोशिका का राजमार्ग, हाईवे ऑफ द सेल। लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल्स, सोलर पैनल भी कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऊर्जा घर होता है, कोशिका का बिजली घर है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। गोल्जी उपकरण, इसको कोशिका का डाकघर बोलते हैं, यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेडुला ओब्लांगाटा। देखिए हमारे मस्तिष्क को 3 भाग में बांट सकते हैं। एक है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, जिसको प्रोजेंसेफ्लॉन भी कहते हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, इसको मेसेंसेफ्लॉन भी कहते हैं। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, इसको रोमेनसेफ्लॉन भी कहते हैं। अब अग्र मस्तिष्क जो है इसको 2 भाग में बांट सकते हैं उपभाग में। एक है प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं,
दूसरा है डाइनसेफ्लोन। अब डाइनसेफ्लोन को भी आगे चल के दो भाग में बांट सकते हैं, थैलमस और हाइपोथैलमस। अब देखिए इनके कार्य मेनली आपसे पूछे जाते हैं। तो सेरिब्रम जो है उत्तरदायी है बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, ठीक है, और स्मृति के लिए यानी याददाश्त के लिए। ये सब कहां पाया जाता है हमारा सेरिब्रम में। सेरिब्रम याद रखिएगा, सेरिब्रम है, एक सेरिबेलम भी है जो आगे देखेंगे हम। सेरिब्रम में बुद्धि, ज्ञान और याददाश्त रहता है। अब थैलमस किसके लिए जिम्मेदार है? दर्द, ठंडा गर्म की पहचान के लिए थैलमस, और ताप नियंत्रण, रक्तदाब, पसीना, प्यार, घृणा, गुस्सा, भूख, प्यास, इसके लिए हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब मध्य मस्तिष्क को दो भाग में बांटते हैं, एक है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना जो है ये दृष्टि और श्रवण के लिए उत्तरदायी है, सुनने और देखने के लिए, और सेरिब्रल पेंडिकल जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ाव करता है। फिर आते हैं पश्चिम मस्तिष्क की तरफ, इसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक सेरिबेलम और एक मेडुला ओब्लांगाटा। तो सेरिबेलम जो है शरीर संतुलन के लिए भागीदार होता है, जिम्मेदार होता है, और मेडुला ओब्लांगाटा जो है ये हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव Hg के mm में कितना होता है? मतलब डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है आपका ऑप्शन ए 80। देखिए सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड रक्तदाब होता है 120/80 mm Hg। ठीक है, 80 mm Hg। तो ये जो होता है ये सिस्टोलिक होता है और ये डायस्टोलिक होता है। कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है, मतलब ज्यादा तेजी से होती है? तो ऑप्शन सी सही आंसर है, लाल रंग की रोशनी में। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होगी, सबसे तेजी से होगी, और बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तेजी से होगी। कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोटर। मोटर में हम विद्युत ऊर्जा डालते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, तब जाके वो घूमने लगता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाट सेकंड। ये विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। विद्युत शक्ति का इकाई वाट है, जूल पर सेकंड है, और वोल्ट पर एम्पियर है। 1 वाट बराबर कितना होता है? जूल पर सेकंड, और 1 वाट एम्पियर वोल्ट के बराबर भी होता है। तो ये दोनों मात्रक है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट। प्रतिरोध की इकाई क्या है, यानी रेसिस्टेंस की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या है? ओम है। ओम, सॉरी यहां ओह लिखा गया है, ओम। तो रेसिस्टेंस की इकाई क्या है? ओम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम, और प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभवांतर बाय धारा, विभवांतर बटे धारा। तो R बराबर V बाय I। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये एक दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो 9 × 4 6 × 10⁻12 किलोमीटर, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये होता क्या है? तो एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी है, जो कि है 9.46 × 10⁻15 मीटर। वहां हमने किलोमीटर में देखा था। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो अहमदाबाद है। ऑप्शन सी। गुजरात की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये गांधीनगर है। मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान क्या होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस जो है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ये सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो है जो कुछ बनता है उसमें ये बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जमीन से जल अवशोषित करते हैं H2O। उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।